स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी में। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आप सभी से एक खास अपील, आप सभी हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़ें। करते हैं बात शुरू। आप लोगों को मालूम है देश को नई संसद मिल गई है। पुरानी संसद से नई संसद भवन में सांसद हमारे पहुंच चुके थे विशेष सत्र के दौरान, और संसद सत्र के दौरान 21 तारीख को एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही नीच घटना घटी और एक गालीबाज सांसद जिसका नाम है रमेश विधुरी। रमेश विधुरी ने संसद के अंदर तमाम मर्यादा तोड़ी, भाषा की तमाम सीमाएं लांघी और एक बीएसपी सांसद दानिश अली को टारगेट करते हुए, और दानिश अली को ही क्यों, एक विशेष संप्रदाय को, खास तौर से मुस्लिमों को टारगेट करते हुए तमाम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तमाम भद्दी गालियां दी गई, आतंकवादी तक कहा गया और बाहर निकलकर देख लेने तक की बात कही। 22 तारीख में वीडियो वायरल हुआ। सभी विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। सत्ता पक्ष की तरफ से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई कि नहीं, ये गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ सांसद और कुछ बीजेपी के नेता परोक्ष रूप से इसके समर्थन में भी खड़े दिखाई दिए। ये तो सर्वविदित है कि वीडियो में साफ दिख रहा है, जिस टाइम विधुरी अपनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी गंदी जुबान से जहर उगल रहे थे, विधुरी के पीछे बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे और मेज थपथपा रहे थे। ये खैर, ये जो भी हुआ बहुत दुखदाई हुआ, और खास तौर से जिस तरह एक समुदाय को टारगेट करके कोई बात कही जाती है तो ये पीड़ादायक होती है। खैर, आरोप प्रत्यारोप चले। बीजेपी के तो कुछ नेता जो हैं, सांसद दानिश अली को ही इसमें घसीटने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी भाषा गलत थी इस तरह की। और कार्रवाई के तौर पर बीजेपी ने क्या किया कि उनको नोटिस जारी किया है विधुरी को कि 10 दिन में स्पष्ट करें, कारण बताओ, नोटिस जारी किया है, जैसा कि वीडियो में कुछ दिख ही नहीं रहा। खैर, ये उनका एक द्व्यर्थी एक मतलब होता है कि इन ऐसी बातों के जो हैं, ऐसे जो कारण बताओ नोटिस होते हैं, इनके दो अर्थ होते हैं। एक तो जो विपक्ष, जो हमलावर होता है, उनको ये कहने के लिए कि देखो हमने तो कार्रवाई कर दी है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं, प्रक्रिया हमने चालू कर दी है, अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरा अर्थ ये होता है कि जो उनके शुभ चिंतक होते हैं, जो इस मानसिकता को प्रोत्साहित करने वाले लोग होते हैं, उनको यह आश्वासन होता है कि देखो हमारे सांसद ने सब कुछ बोल दिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ अभी भी कुछ नहीं किया और नहीं करेंगे। खैर, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद बीजेपी पार्टी, जिस तरह से खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजकल एक शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं पासमानदा मुसलमान का, और पासमानदा मुसलमान की मस्जिदों में भी जाते हैं, बोहरा समाज की मस्जिद में गए और पासमानदा मुसलमान का राग लापते हैं बार बार। इससे ये एक मुसलमानों में एक मैसेज जाता है कि शायद मुसलमानों की फिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब कोई सांसद, कोई नेता, कोई उनका संगठन का नेता या उनके अनुवंशिक संगठन जो है, धार्मिक संगठन जिन्हें कहते हैं, वे अगर इस मुसलमानों के खिलाफ भद्र भाषा और आग उगलते हैं तो मोदी की तरफ से या उनकी पूरी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। खैर, फिर भी कुछ लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे बहुत से बयान दिए गए हैं और उनका प्रमोशन हुआ है। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और तमाम अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। और धर्म संसद के बहाने जो इन्हीं के अनुषंगिक संगठन के लोग हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। खैर, जो लोग जानते हैं, इन लोगों का लंबा रिकॉर्ड अगर जानते हैं तो उनको पता है कि इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल नहीं करते। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी और तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि रमेश विधुरी का प्रमोशन हो सकता है, इनको कुछ इनाम दिया जा सकता है, कल वही हुआ। विधुरी को
राजस्थान में एक विधानसभा है टोंक, टोंक जिला भी है और विधानसभा भी है। टोंक से जो है वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वहीं से लड़ने की तैयारी में है। सचिन पायलट गुज्जर समाज से आते हैं और रमेश विधुरी भी गुज्जर समाज से आते हैं, और रमेश विधुरी को बीजेपी द्वारा टोंक विधानसभा का प्रभारी बनाकर बीजेपी ने यह साबित किया है कि इस तरह के बयान अगर कोई देगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, उसका प्रमोशन करेंगे, उसको इज्जत देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। इसका नतीजा यही निकलकर सामने आता है। अब देखने की बात यह है, क्योंकि वहां से सचिन पायलट जी चुनाव लड़ते हैं, गुज्जर समाज के हैं, विधुरी जी भी गुज्जर समाज के हैं, और टोंक विधानसभा का जो समीकरण है वहां पर मुस्लिम काफी संख्या में हैं। 2 लाख के मतदाताओं में करीब 50,000 मतदाता मुस्लिम हैं और 30-35 हजार गुज्जर वो मतदाता वहां पर मौजूद हैं। और बीजेपी ने एक रणनीति के तहत विधुरी जी को वहां भेजा है ताकि गुज्जर और मुसलमानों के बीच खाई पैदा हो सके और ध्रुवीकरण हो सके, सचिन पायलट को हरा सके। इस तरह से एक तरह से समझा जाए तो गुज्जर को गुज्जर के सामने, या ये कहें कि गुज्जर बनाम मुस्लिम बनाने की नियत से विधुरी जी को वहां भेज दिया है। अब इसी पर हम चर्चा करने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तकीम चौधरी जी हैं। मुस्तकीम चौधरी जी को अक्सर आप मेरे साथ देखते हैं, गंगों में शहीद फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। मुस्तकीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा भाई। मुस्तकीम भाई, आपने पूरी मेरी भी भूमिका सुनी और न्यूज में सब कुछ मौजूद है। रमेश विधुरी को टोंक विधानसभा का प्रभारी बनाए जाना, ये आपको एक तरह से सरप्राइज मिला, या ये उम्मीद आपको भी थी पहले से? मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं एक नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे लगता था कि सबके विश्वास की बात की जाती है और तो उम्मीद थी कि शायद कार्रवाई होगी, डिमोशन होगा। ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि ये सुनियोजित था, ये उनका निजी बयान ना होके ये पार्टी की तरफ से ही जो है उन्हें इसके लिए तैयार किया गया था। और अगर हम देखते हैं विशेष सत्र की बात, विशेष सत्र में ये जो है ना बयान आया, विशेष सत्र में एक बिल लाया गया था महिला आरक्षण को लेके, और महिला आरक्षण बिल में जो है ओबीसी के आरक्षण को लेके कांग्रेस ने ये दिया था प्रस्ताव कि ओबीसी महिलाओं के लिए जो है व्यवस्था दी जानी चाहिए। तो ओबीसी समाज से विधुड़ी जी आते हैं, तो ओबीसी समाज के विधुड़ी जी को सामने करके सुनियोजित रूप से जो है ये बयान दिलवाया गया। मुझे अब ऐसा लगता है कि टोंक ये सरप्राइज ही है। मेरे जैसे लोगों को तो ये हजम भी नहीं हो रहा। लगता था कि कार्रवाई होगी, डिमोशन होगा, शायद प्रत्याशी भी नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अब जो है सचिन पायलट भी गुज्जर समाज से हैं, विधुड़ी जी भी गुज्जर समाज। लोग अक्सर मांग कर रहे थे कि इनको पार्टी से निकाला जाए। पार्टी से निष्कासन की बात थी, लेकिन वहां तो जो है जिम्मेदारी दी जा रही है और कद बढ़ा दिया गया है। तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, दंगों में शामिल लोगों को अक्सर जो है इनाम मिलते रहे हैं। 2013 में भी हमने देखा था संगीत सोम को मंत्री बनाया गया था। उसके बाद आपने जिक्र किया कपिल मिश्रा का, सांसद अनुराग ठाकुर का। तो जो इस तरह के जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं उनको वो नवाजते रहे हैं, और शायद उन्हें लगता है कि उसके बहाने जो है एक बार फिर से वापसी करेंगे। और जो ध्रुवीकरण का प्रयास है, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, जिसमें वो नाकाम हुई है, और उम्मीद है कि राजस्थान में भी टोंक में ये प्रभावी नहीं रहेगा। एक राग अलापा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार। मैं तो अब राग ही कहूंगा, बल्कि मैं पहले से सीरियसली लेता था कि भाई मुसलमानों की फिक्र है, पासमानदा मुसलमान। आपको भी लगता होगा, शायद आप बताएंगे। ये पासमानदा मुसलमान की बात करते प्रधानमंत्री जी, और फिर ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे देना जिसको पार्टी में भी नहीं होना चाहिए था, जिसने 20% या 20-25 करोड़ मुसलमान कहीं भारत के मुसलमानों को टारगेट करके। और मैं तो ये कहूंगा ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, ये एक हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान से देश चलता है। ये तमाम जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उन सबको टारगेट किया गया। एक तरफ से वो पासमानदा मुसलमान, और एक तरह से इस तरह की जिम्मेदारी। तो ये पासमानदा मुसलमान वाला फिर शगुफा, इसको कैसे देखते हैं?
असल में जो है प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। कहाँ है आज? लागत दोगुनी कर दी गई, किसान लगातार सड़कों पे रहे, आंदोलन हुआ, ये हुआ वो हुआ, 700 किसान मर गए जब जाकर के बिल रोका गया। उसके बाद भी वादा था कि जो है किसानों की आय डबल कर दी जाएगी। आप बताएं किस पोजीशन में है? अभी खाद के रेट बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़े हैं और फसलों के दाम वही के वही हैं। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। रही बात पसमानदा मुसलमान की, अगर पसमानदा मुसलमान की वाकई इतनी फिक्र है तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि पसमानदा के लिए कोई व्यवस्था लेके आते, आरक्षण की व्यवस्था करते, उनके लिए स्कूलिंग की व्यवस्था करते, कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये तो सिर्फ डिवाइड करने वाली बात है। जो अंग्रेजों ने नारा दिया था ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, तो इनका मकसद वही है कि जो है आपस में डिवाइड कर दिया जाए किसी भी तरह, इस तरह के बयान दे करके कि जो है मुस्लिम दो फाड़ होंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उस तरह का है। रही बात ओबीसी की, ओबीसी के साथ तो पूरा छल और कपट है। जब जो है महिला आरक्षण बिल लेके आए और महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आपकी मतलब मुस्लिम ओबीसी की फिक्र है, जो बहुसंख्यक समाज से दूसरे समाजों से, क्या उनकी नहीं फिक्र है? मुस्लिम पसमानदा की क्यों? आप जो है तमाम की बात कीजिए, बिना मांगे जो है जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पे। और यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ जो समाज आरक्षण की मांग करते हैं, जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। आप ये बताइए, आप गुज्जर समाज से आते हैं, मैं भी गुज्जर समाज से आता हूँ, विधुरी जी भी गुज्जर समाज से आते हैं। वो ठीक अलग बात है कि हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू, लेकिन हैं हम गुज्जर, एक ही खून है। आप जैसा कि विधुरी को पहले विधुरी जी के जहरीले बयान और फिर उनको जिम्मेदारी, ताकि टोंक विधानसभा में गुज्जरों को प्रभावित कर सके, क्या ये गुज्जर समाज इस तरह की जहरीली बयान देने वाले इंसान को एक्सेप्ट करेगा? क्या गुज्जर समाज इस तरह की भाषा को समर्थन करने लगा है या पहले से ही करता था? देखिए, इसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि हमारा मूल है कि हम धर्म के आधार पे जो है इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करते। जम्मू कश्मीर से लीजिए और कन्याकुमारी तक चला जाइए, कहीं पे भी जो है धार्मिक उन्माद व्यक्तिगत तौर पे किसी ने कर दिया, लेकिन सामूहिक तौर पे हम कभी इस तरह की सोच रखने वाले लोग नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि उन्हें जो है स्वीकार वहां की जनता भी करेगी। देश भर के गुज्जर ने उसकी भर्त्सना की है, निंदा की है, हमारे तमाम संगठनों ने निंदा की है। जब जम्मू कश्मीर का मामला आरक्षण को लेके, तो हिंदू गुज्जर, मुस्लिम गुज्जर, तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं उसे, तो स्वीकार्यता का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझता हूं कि टोंक गए हैं, फेल होकर के वापस लौटेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से। समाज भी नकारेगा और टोंक के लोग, राजस्थान के लोग भी नकार देंगे। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गुज्जर समाज तो इस तरह की भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और हमारे आसपास भी जो हमारे दूसरे भाई, दूसरा पार्ट हमारा हिंदू गुज्जर है, हमारे साथ बैठ करके उन्हें इस चीज की जो है पूरी भर्त्सना की है। लेकिन क्या फिर बीजेपी सरकार एक गुज्जर समाज का व्यक्ति को इस्तेमाल करके अन्य हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना चाह रही है, गुज्जर समाज के कंधे पर बंदूक रख के? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उनका प्रयास है, लेकिन ये सफल होगा इस पे मुझे संशय है। मुझे नहीं लगता कि ये सफल होगा। अभी जो ना एक और रीजन हो सकता है इसका, अभी मध्य प्रदेश में 2 दिन पूर्व में जो ग्वालियर में महापंचायत थी गुज्जरों की, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से डीएम ऑफिस मांग पत्र देने गए थे, तो उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठीचार्ज कराने का काम किया। और लाठीचार्ज कराने के बाद युवाओं के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। जो लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, वो अपना मांग पत्र देना चाहते हैं, तो अधिकारी डीएम साहब बाहर निकल के क्यों नहीं आए? उनसे मांग पत्र ले लेते तो इस तरह के हालात ना होते। तो वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने विधुड़ी जी को सम्मान दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ना गुज्जरों को पहले सम्मान दिया, ना अब देंगे। ये सिर्फ लैमचूस है और जो है इसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। दोनों राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और मुझे उम्मीद है कि समाज जो है अपने हक अधिकारों को समझता है और वो गलत और सही का फैसला करने में सक्षम है। विधुड़ी जी के बयान की तमाम लोगों ने निंदा की है और मुझे उम्मीद है कि वो फैली रहेंगे। बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है, क्योंकि बात बीजेपी का और कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी जीते कांग्रेस जीते एक अलग मसला है, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन नफरत के बल पर कोई ना जीते, ये हमारी आकांक्षाएं, ये हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। और खैर, बने रहिए हमारे साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।